हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण लेकर आया हूं। ठीक है। और व्यतिकरण को समझने से पहले हमें तरंगों की तीव्रता को समझना चाहिए। देखो स्टूडेंट, जब किसी मीडियम में वेव प्रोपिगेट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो उसमें वेव एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक है। वेव एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है। यानी जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो तरंग के साथ उसकी ऊर्जा संचरित होती है, एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है। द फ्लो ऑफ वेव एनर्जी इन ए मीडियम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द wave. It is denoted by I. It is denoted by I. ठीक है। किसी माध्यम में प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड संचरित होने वाली तरंग ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। यानी द फ्लो ऑफ वेव एनर्जी इन ए मीडियम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड is called intensity of the wave. It is denoted by I. ठीक है। इसको I से व्यक्त करते हैं। अगर हम इसका जो है डेफिनेशन से देखें तो I इज इक्वल टू E अपॉन AT हुआ। ठीक है। E क्या है? E है एनर्जी ऑफ द वेव। ठीक। जो मीडियम में संचरित हो रही है, मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है, E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द मीडियम, T इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लो, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वेव। ठीक है। फ्लो की जगह आप प्रोपिगेशन ऑफ वेव भी लिख सकते हैं। प्रोपिगेशन ऑफ द वेव भी लिख सकते हैं। ठीक है। फ्लो की जगह पे आप प्रोपिगेशन ऑफ द वेव भी लिख सकते हैं। यानी E क्या है? तरंग की ऊर्जा है। और A क्या है? मीडियम का क्षेत्रफल है जिससे तरंग फ्लो हो रही है। और T क्या है? टाइम ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, यानी तरंग जितने समय में संचरित हो रही है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहां से देखें तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या आएगा, ऊपर का यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। अगर हम इन दोनों को देखें तो जूल पर सेकेंड को वाट लिखते हैं, तो इसका यूनिट क्या हुआ? वाट पर मीटर स्क्वायर हुआ। वाट पर मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यूनिट इज इक्वल टू वाट, वाट को W से लिखते हैं, और मीटर स्क्वायर को इन्वर्स करके ऊपर लिख देंगे, मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। यानी वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हुआ। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डायमेंशन अगर हमें निकालना हो, हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो यहां से हम निकाल सकते हैं, चाहे आप यहां से निकाल सकते हैं। तो जूल का आप लिखते हैं ml स्क्वायर T⁻⁻², मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर लिखते हैं, और सेकेंड का T लिखते हैं, तो T हो गया। तो यहां से देखो m हो गया m, और L स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो L⁻0 हो गया, T⁻³ हो गया। ठीक है। ये इसकी डायमेंशन हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m T⁻³
ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि कला क्या होती, फेज क्या है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर ऐसे हम एक इक्वेशन लिख दें y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव का इक्वेशन होता है। ठीक है। अब इसमें जो साइन का एंगल है, इसी एंगल को फेज कहते हैं। ठीक है। एंगल जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही फेज हुआ इसका। ठीक है। तो इन द इक्वेशन ऑफ द वेव एंगल ऑफ साइन इज नोन एज फेज। ठीक है। इन द इक्वेशन ऑफ वेव एंगल ऑफ साइन इज नोन एज फेज। जो साइन का यहाँ एंगल है वही फेज होता है। ठीक है। किसी तरंग में साइन का जो कोण है उसे हम लोग कला कहते हैं। कला क्या करती है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल इस समय किस पोजीशन में ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है। तो कला से उसकी पोजीशन पता चलती है, वेव की डायरेक्शन पता चलती है, इसमें सब शामिल है एंगल में। ठीक है। तो एक इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसका जो फेज होगा, फेज इसको हम लोग लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर दो हम इक्वेशन ऐसे लिख दें, ध्यान से देखिए, वेव का दो इक्वेशन लिख दें हम ऐसे, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1 लिख दें। ठीक है। अच्छा, तब इसकी जो फेज होगी, तो इसकी फेज कितनी होगी, फेज इज इक्वल टू फाई1 हो जाएगी। फाई1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x1 हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे ही हम दूसरी वेव लिख दें, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 लिख दें, तो ये दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाएगी पोजीशन इसकी। अगर हम इससे देखें तो फेज क्या आएगी, इससे फेज आएगी फाई2 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x2 आ जाएगा। ठीक है। ये हुआ हमारा फेज, इसके लिए 1 के लिए हुआ, ये 2 के लिए हुआ। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को डिफरेंट करना चाहें, फेज डिफरेंस निकालना चाहें, तो फेज डिफरेंस हम ऐसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस ठीक, फेज डिफरेंस तो डेल्टा फाई इसको हम लोग लिखते हैं, और इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फाई2 माइनस फाई1 होता है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम ऐसे लिखें तो फाई2 कितना है, देखिए ओमेगा टी माइनस के x2, फाई1 कितना है ओमेगा टी माइनस के x1, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1। ठीक है। इन दोनों ओमेगा टी कैंसिल हो गया, के x1 प्लस हो गया तो इधर कर देंगे, ये हो गया के x1 माइनस के x2, के कॉमन ले लिया हमने, x1 माइनस x2 हो गया, ये डेल्टा फाई हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहां से जो हमारा रिलेशन बना वो क्या बन गया हमारा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा, और ये हो गया डेल्टा एक्स। ठीक है। तो ये जो है रिलेशन होती है, फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस के टर्म में। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हुआ x1 माइनस x2
और ये होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, यानी ये रिलेशन भी बोला जाता है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है। अब देखो स्टूडेंट, अगर किसी वेव का इक्वेशन ऐसा है y1 = a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और दूसरी वेव का इक्वेशन है y2 = a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, तो अब यहाँ जो फाई है ये फेज डिफरेंस हुआ। ठीक है, देन फाई = फेज डिफरेंस। फाई = यहाँ क्या हुआ, फेज नहीं है, ये फेज डिफरेंस है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। ऐसे ही इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इंटेंसिटी रिजल्टेंट = I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos फाई। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी फाई क्या है, फाई = फेज डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर इसमें देखें तो जो फाई है यहाँ पर फेज डिफरेंस है। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि फाई को फेज लिखते हैं, तो φ1 φ2 बनाया, ठीक, लेकिन आगे की जो इंटरफेरेंस वगैरह की डेरिवेशन है इन सब में फाई हमारा क्या है, फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि आप इसको फाई मान लें और इसको फाई जब मानेंगे तो फेज डिफरेंस को आप डेल्टा फाई करके सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने डेल्टा इसमें यूज करना नहीं जरूरी समझा है, तो इन सभी ने पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के लिए फाई यूज किया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने अभी बताया आपको एक फार्मूला आई रिजल्टेंट का, आई रिजल्टेंट = I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos फाई। √ जो है केवल I1 I2 पर है। ठीक है, cos फाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, इफ I1 = I2 = I लेट कर लीजिए। ठीक है, इंटरफेरेंस में तो ज्यादातर जब लाइट आती है तो वे इंटेंसिटी सेम ही होती है। तब यहाँ देखो आई रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आया, आई रिजल्टेंट = यहाँ देखो हो गया आई, ठीक, ये भी हो गया आई, ये हो गया 2, ये √I, आई का I² √ हट जाएगा तो √ करके लिख लीजिए, I × I हो गया, तो एक I बाहर निकल आएगा और cos फाई हो गया। अब यहाँ से देखो क्या फार्मूला बन सकता है स्टूडेंट, ये हो गया I का 2I हो गया और प्लस ये हो गया 2I cos फाई। अब इन दोनों में 2I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos फाई। ठीक है, अब यहाँ cos फाई की अगर हम वैल्यू रख दें स्टूडेंट तो 2I = हो जाए 2I हो जाएगा, और cos फाई की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 + 2 cos² φ/2 -1। हमने एक फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, ये देखिए, cos 2A = 2 cos² -1। देखिए इस फार्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया। यहाँ देखिए A की जगह 2A की जगह हमारा फाई है,
तो ए की जगह क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। बाकी फार्मूला सेम है। देखिए यहाँ देखिए फाइव है cos फाइव, टू ए की जगह cos फाइव है, 2a = 5, तो a की जगह क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है ना, इसी में रखिए, ऐसे रखिए 2a = 5, तो a क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना। ऐसे इसी में रख दीजिए फार्मूले में, ये फार्मूला बन जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4i हो गया, = 4i cos² 5/2 होगा। ये भी आई रिजल्टेंट का एक फार्मूला है। ठीक है, आई रिजल्टेंट का एक फार्मूला 4i cos² 5/2 होगा। ठीक है।